किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मॉड्यूल्स पहले परचेज करने चाहिए या फिर पहले पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए, पीवाईक्यूज को पहले सॉल्व करना चाहिए या मॉड्यूल्स को सॉल्व करना चाहिए, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे जहाँ पे मिस्टेक्स हो गई। तो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इन बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ माइन वॉज टू नॉट रीड एनसीईआरटी। इन्हीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से बाद में मुझे एंड में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मिस्टेक, एंड दैट इज दिस बुक. So the next point is about the modules. किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग इन द कमेंट्स टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हमारी बायो में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी फिजिक्स में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. एंड देयर वर टन्स ऑफ डाउट्स लाइक रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट कि हमें मॉड्यूल्स पहले परचेज करने चाहिए या फिर पहले पीवाईक्यू की बुक लेनी चाहिए, पीवाईक्यूज को पहले सॉल्व करना चाहिए या मॉड्यूल्स को सॉल्व करना चाहिए या फिर कोई और बुक को परचेज करना चाहिए और उसे सॉल्व करना चाहिए टिल द वेरी एंड. So I'll be taking all these doubts, like I'll be making the subject wise videos. In this video today we'll be discussing specifically for बायो में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. नो मैटर यू आर गिविंग नीट 2027 और नीट 2028, व्हाट शुड बी a bit of roadmap, a bit of strategy, what should be there, कौन सी mistakes को avoid करना चाहिए, मैंने कौन सी mistakes किस किस subject में करी थी. I'll be sharing that. Like for chemistry I'll be telling you in the chemistry video. So for today we'll be talking about the bio में मैंने कौन से resources को use किया था, क्या strategy follow करी थी और कौन सी mistakes करी थी, and what would be my golden advice for you. So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Myself Harshit Mehta. In your ReNEET 2026 examination, I secured an All India rank of 1447 with an overall score of 650 on 720. So by now you all would have understood कि आज का topic क्या है. In today's video I'll be discussing about my biology strategy. मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. उसके बाद में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माई मिस्टेक्स एज वेल, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे जहाँ पे मिस्टेक्स हो गई. उसके बाद में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बुक्स, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रिसोर्सेज. उसके बाद में आई विल बी टेलिंग यू आई विल बी गिविंग यू सम गोल्डन एडवाइसेज एज वेल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन रोड मैप कि आपका बायोलॉजी में रोड मैप अगले 1 साल के लिए या अगले 2 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन like you are in class 11th or you are in class 12th, like you will be appearing in NEET 27 or NEET 28. What roadmap you should be having, that will be something that will be cleared in your mind after listening to all these advices, after listening to all these mistakes and points. You will be able to create a roadmap of your own. So let's start our video with some with some mistakes of mine कि मैंने क्या क्या mistakes करी थी इन पूरे 2 सालों में जो आपको नहीं करनी है. See again the same quote, like it's very well said कि you should learn from others mistakes as well. So I'll be sharing some of my mistakes in the very starting so that you should have that in your mind कि क्या हमें इन 2 सालों में या फिर इन 1 साल में नहीं करना है. So the very first mistake in biology subject of mine was to not read NCERT completely multiple times. Yes, NCERT पर मैंने बहुत कम फोकस किया था. इन रियल दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं नोट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था. लाइक नो डाउट द नोट्स वर ऑफ टॉप क्लास, समाप्ति मैम एंड रुपेश सर के नोट्स को मैंने फॉलो किया था. उन्हीं से 2 साल मैंने क्लास 11th और क्लास 12 में बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी है. उनके जो नोट्स थे मैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कि the golden advice that we hear everywhere in biology, that it is must to read these NCRTs. And if I show you the condition of my NCRTs, like this is the condition. In real इतनी अच्छी condition है कि मैंने बहुत कम बार पढ़ा है. There were certain pages, there were certain chapters जिनको मैंने multiple time read किया था. But जो होता है कि पूरी NCRT को मैंने इतनी बार पढ़ा है and I am being like कि मैंने एक बार भी पूरी तरीके से अच्छे से NCRT को नहीं पढ़ा है. And yes, this is the reality. I'm not lying, I'm not boasting anything, I'm not lying about anything. In real मैंने NCERT को नहीं पढ़ा है, and I am today also I consider it as one of my biggest mistake. And what I am saying, you have to listen it very carefully. It is one of the biggest mistake that I did, that you do not have to do in your preparation, in your journey. You do not have to repeat this mistake. Why it is advised to read NCERT multiple times. जितने भी concepts हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सब नोट्स में कवर हो जाते हैं. दिस इज द रियलिटी. स्टिल वी आर एडवाइज्ड टू रीड द एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स. व्हाई? हैव यू एवर थॉट दैट? लेट मी टेल यू व्हाई.
देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं. लाइक लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट बीइंग फॉर द स्टेटमेंट क्वेश्चंस. लाइक जिस क्वेश्चन को अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो शायद आप 20 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स में कर लोगे, और अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है आपको वही सेम क्वेश्चन करने में हो सकता है थोड़े से ज़्यादा सेकेंड्स लग जाएं. एंड एवरी सेकेंड मैटर व्हेन यू आर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, लाइक क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो सीधा एनसीईआरटी से उठ के आती हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रीड करा होगा सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद इन फ्यू सेकेंड्स. और अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा होगा तो बेसिकली होगा क्या कि आपको वही सेम क्वेश्चन करने में शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट, लाइक 1 मिनट और 1.5 मिनट आपको लग जाएगा उसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए. स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, लाइक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बीट असर्शन रीजन, बीट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आप बहुत ईजिली कर पाओगे इफ़ यू हैव रेड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स. So the second point why it is advised to read NCERT again and again is very much related to my second mistake that I did, and that is to ignore the diagram labeling and the diagrams, like diagrams and their labeling. To ignore that is also a very big mistake. स्टार्टिंग से ही डायग्राम्स को मैं हमेशा से इग्नोर करते हुए आया था, उनकी लेबलिंग को हमेशा से इग्नोर करते हुए आया था. बहुत कम डायग्राम्स होते थे जिन पे थोड़ा सा फोकस करता था, लाइक जो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाते थे उन्हीं डायग्राम्स को लाइक मैं देख लेता था थोड़ा सा और उस पर थोड़ा सा फोकस करता था. बट वट आई यूज टू डू, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट हैव टू डू. लाइक मैं कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज. आफ्टर मेमोराइजिंग ऑल दोज थिंग्स एंड आफ्टर क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट्स, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाता था. जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जो मुझे लगता था कंप्लीट हो गया है, ना ही उसकी एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ता था, ना ही डायग्राम्स देखता था, ना ही डायग्राम्स की लेबलिंग देखता था. एंड दिस इज द मिस्टेक दैट यू डू नॉट हैव टू रिपीट. This is the mistake that you do not have to do in your preparation. you know so that being, this is the only reason that I am sharing my mistakes, that you do not repeat it in your preparation. आपको भी लग रहा होगा कि मैंने लेक्चर्स कर लिए, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए और मैंने क्या किया है, लाइक जो चीज़ें मेमोराइज करने की हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह वो मेमोराइज कर लिए, कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो गए. सो यू आर थिंकिंग कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, but you have not read the NCERT, like you have not practiced the PYQs, you have not focused on the diagrams and their labeling. So these are some things जिनके बिना कभी चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है. तो ये मिस्टेक मैंने भी करी थी और बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर डायग्राम्स कर लो, चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी रीड करते चलो, तो एट द एंड थिंग्स आर वेरी ईजी फॉर यू. इन्हीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से बाद में मुझे एंड में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा. जब 3 मई को हमारा एग्ज़ाम था, उसमें शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैंने ये सारी मिस्टेक्स कर रखी थी. एंड इमेजिन, लाइक इन दोनों बुक्स के सारे डायग्राम्स को कुछ ही दिन में देख लेना, लाइक विद इन 1 वीक इन सारे डायग्राम्स को देख लेना, उनकी लेबलिंग लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को टू मेमोराइज ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, इट इज़ नॉट पॉसिबल. So that is why it is being advised from the very starting, like from the very first day. आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं उन्होंने आपको ये एडवाइस ज़रूर दी होगी कि एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, जो डायग्राम्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स देखना, क्योंकि इट इज़ समथिंग जो आप एकदम एंड में आके नहीं कर सकते. सो बी लाइक यू आर इन क्लास 11th, यू आर इन क्लास 12th. अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में ये मिस्टेक करी थी तो अभी भी बहुत टाइम है. like almost 1 year, almost like 10 months, 9-10 months at least are there with you, so you can improve these mistakes. So you have to improve one mistake every day, then only you will be moving towards the perfection. So with this, let's move to the next mistake, like, and that is this book. Like this is a quite famous book, and like it's Truman's Biology for class 11th जो मैंने परचेज करी थी. जब मैं क्लास 11th में आया था, आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर सम स्ट्रैटेजी वीडियोज़, कुछ रिसोर्सेज के वीडियोज़ की कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा, नहीं पढ़ना चाहिए. एंड सो लाइक जब मैंने क्लास 11th में एंटर किया था, like many of you guys, I was also researching about the resources that we should follow, the strategies that we should follow for the NEET examination. and तब मेरे सामने क्या आया कि like there was someone who was saying कि almost सारे questions जो हैं वो NEET में NCERT based ही आते हैं, but there are 1 or 2 questions like जो NCERT के बाहर से आते हैं. so if you want to
solve those questions you should read this book. And that was my biggest mistake कि मैंने उस चीज़ को believe कर लिया and I purchased this book. शुरू के कुछ चैप्टर्स लाइक शुरू के कुछ पेजेस, अगेन द सेम थिंग, कुछ पेजेस शुरू के जो हैं चैप्टर्स जो शुरू के हैं उनके कुछ पेजेस जो हैं आई रेड दैट, बट उसके बाद में 2 साल से ये बुक ऐसे की ऐसे पड़ी रही. आई डेंट इवन टच दैट, क्योंकि इन रियल ये इतनी मैसिव बुक है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लाइक इट इज़ कंटेनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको लाइक इट्स मच बेटर कि आप एन को और अपने लेक्चर के नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर लो एज कम्पेयर टू कि आप इस बुक को सिर्फ एक ही बार ख़त्म कर पाओ. लाइक टू कंपेयर दीज थिंग्स कि या तो एक एक बार इस बुक को कर लो या फिर अपने नोट्स को या और अपने एन को मल्टीपल टाइम्स कर लो. सो नोट्स एंड to do the notes and NCERT multiple times is much better. So the thing that you have to learn from this mistake कि अपने notes और NCERT के अलावा to depend on another, to depend on other resources, to depend on other theory books is something that can be detrimental or is something that will consume a lot of your time, and at the end you will realize कि इससे इतना ज़्यादा कुछ benefit नहीं हुआ लेकिन इसने बहुत ज़्यादा time consume कर लिया. So my golden advice here would be कि if you want to purchase a book of biology, like some extra book for biology, never purchase a theory book. Always go for some question practice book or a PYQ book. So that would be my golden advice over here कि अगर आपको कोई बुक लेनी ही है तो मेक श्योर कि आप कोई थ्योरी बुक नहीं खरीद रहे हो बायोलॉजी के लिए. बायोलॉजी के लिए आप अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करिए, टीचर्स के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए. फ्रॉम देयर यू विल गेट 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड उसके बाद में यू जस्ट रीड द NCERT मल्टीपल टाइम्स. दैट इज इट फॉर द थियोरी ऑफ द बायोलॉजी. एंड NCERT के ही डायग्राम्स को और उसकी लेबलिंग को मल्टीपल टाइम्स देखना है. So as I just said कि if you want to purchase an extra book for biology, never purchase a theory book. Rather than that, go for a question practice book or a PYQ book. So here my suggestion to you would be this Oswald 39-year PYQ book. Like the first priority of yours should be solving PYQs. First lectures, DPP. उसके बाद में like you are done with the conceptual clarity of the chapter. Then the first priority of yours should be the PYQs. They are the most important, like the PYQs are the most important questions for you. And my advice would always be to have a hard copy like this book. Like to have a hard copy is much better, especially for the PYQs, because when you will you'll have to do the PYQs again and again. So if you have to do it again and again, to have a hard copy is much better than to solve the PYQs from the soft copy. Let me tell you the reason. For example, when you will be doing the same PYQs again, you'll be able, when you are having a hard copy, you'll be able to encircle a question or mark it there, so that you will be knowing it कि ये क्वेश्चन मेरे से पहले नहीं बना था, या फिर इस क्वेश्चन को मैं पहली बार में अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, या फिर दिस क्वेश्चन टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइन. सो यू विल बी इम्प्रूविंग दैट थिंग व्हेन यू विल बी डूइंग दैट PYQ अगेन द नेक्स्ट टाइम. So that's why I'll always suggest to have a hard copy for at least for PYQs. Like apart from PYQs, this book also contains certain short notes, certain mind maps and tables which will help you to revise the things faster and faster, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, and then you can invest that same time in solving the PYQs or doing some other question practice or solving your backlogs. So you can consider this book whenever you are thinking to purchase a PYQ book. You may for sure consider this, and if you'll be using the coupon code that is there in the description, you'll be getting up to 40% off if you'll be purchasing this book from the website of the Oswald books, or you can purchase it from Amazon as well. I'll be putting that link also in the description, so make sure to check it once. So with this, let's come to the next thing. Now I'll be sharing some of my strong points. Like I have shared my mistakes so that you can learn from them and you do not repeat the same mistakes in your preparation. Now let's come to the strong points कि मेरे क्या क्या strong points थे in biology NEET preparation. Like in 2 सालों में during the preparation of NEET examination, specifically for bio मेरे क्या क्या strong points थे. पहला point है to revise. Like I had revised my notes so many times, like more than 15-20 times I had revised my bio notes thoroughly. Like be it zoology notes, be it botany notes, उनको मैंने बहुत अच्छे से बहुत बार रिवाइज किया था. लाइक उसमें जितने भी कंसेप्ट थे उनको 100% क्लियर कर लिया था. उसके बाद में जितनी भी मेमोराइज करने वाली चीज़ें थी उन नोट्स में, लाइक देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, देयर आर सर्टेन नेम्स, देयर आर सर्टेन डेट्स, देयर आर सर्टेन ईयर्स, देयर आर सर्टेन नेम्स ऑफ साइंटिस्ट.
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी एट द एंड। सो जब आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक 70% 80% चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सो आई हैड रिवाइज माई नोट्स वेरी थॉरली एंड आई हैड क्लियर्ड माई ऑल कंसेप्ट वेरी वेल, एंड उसके बाद में सारी चीज़ों को जो मेमोराइज करने वाली थी उनको भी टाइम रहते ही मैंने मेमोराइज भी कर लिया था। सो दिस वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि नो डाउट मैंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, दैट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक, बट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ कि मैंने नोट्स को बहुत बार रिवाइज किया था एंड उस नोट्स में almost everything is covered. Like I stated before, like I stated in the video already कि नोट्स में सारे कंसेप्ट और सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं, बट स्टिल एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना है फॉर द स्टेटमेंट्स एंड फॉर दिस फैक्ट कि सीधा एनसीईआरटी से उठ के ही क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा एनसीईआरटी से उठ के स्टेटमेंट्स या फिलअप्स आ जाते हैं। सो नाउ लेट मी शेयर कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता कैसे था, कब कब करता था, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ वेरी गुड आइडिया, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आज मेरा एक जोलॉजी का लेक्चर हुआ, लेक्चर के साथ साथ ही मैं नोट्स बनाता था एंड लेक्चर के जस्ट बाद एक बार उन नोट्स को रिवाइज कर लेता था। सो माई फर्स्ट रिविजन यूज टू बी जस्ट आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर कंप्लीट हुआ, नोट्स कंप्लीट हुए, उसके बाद में एक बार नोट्स को रिवाइज कर लिया। उसके बाद में जब मेरा जोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट कैन बी ऑन द नेक्स्ट डे और इट कैन बी द नेक्स्ट वीक एज वेल, जब भी मेरा जोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक बार नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव 15 20 और 25 मिनट्स टू रिवाइज द नोट्स ऑफ द लास्ट क्लास। मतलब आज जो क्लास हुई है उसके नोट्स मैं एक बार और रिवाइज करूंगा नेक्स्ट क्लास से जस्ट पहले। तो वो हो गया सेकेंड रिवीजन। उसके बाद में थर्ड फोर्थ रिवीजन तक पहुंच जाता था मैं, लाइक जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा, उसके बाद में मैं एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लूंगा वापस से नोट्स से। मैं पूरे चैप्टर को जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर एज वेल मैं पूरे नोट्स को रिवाइज कर लूंगा। तो तब तक मेरा थर्ड फोर्थ रिवीजन हो जाता था तब तक। तो ये हो गया लाइक 3-4 बार रिवाइज ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में स्कूल में जो भी एग्जाम होता था, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, तब भी मैं नोट्स को ही रिवाइज करके जाता था। तब भी वापस से एक बार नोट्स को रिवाइज कर लिया है। उसके बाद में जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू करता था, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, उससे पहले भी एक बार मैं ट्राई करता था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक बार नोट्स को पलट कर देख लूँ, सो दैट कि एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कुछ अगर कोई फैक्ट है जिसको थोड़ा सा देखना है, जो भूल सकता हूँ, उसको बार बार देख लेता था जस्ट बिफोर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जस्ट बिफोर द सॉल्विंग, जस्ट बिफोर सॉल्विंग द पीवाईक्यूज। तो तब भी रिवाइज हो जाता था। उसके बाद में से धीरे धीरे करते करते डे के लास्ट में आई यूज टू कीप सम टाइम जब मैं अपना पुराना पार्ट रिवाइज करूंगा, तो उसमें भी नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। एंड बाय द एंड जिस दिन मैं नीट देने गया तब तक मैंने अपने नोट्स को इन रियल मोर देन 20 टाइम्स रिवाइज कर लिया था, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायो। So if you will be also following the similar revising strategy, you will be also able to revise it multiple times. For example, जिस lecture के note को like for example एक lecture हुआ, उसके notes को आपने just after the lecture भी revise कर लिया, just before the next lecture भी revise कर लिया, chapter completion पर भी revise कर लिया, school exam के लिए भी revise कर लिया, तो 5-6 बार तो ऐसे ही revise हो जाएगा। और उसके बाद में जब फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तब आपने रिवाइज कर लिया, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो तब आपने रिवाइज कर लिया, तो बहुत बार you can in real very easily revise your specifically when I am talking about biology, you can revise the notes multiple times very easily. So my next strong point was the conceptual clarity. Like मेरा सबसे पहला focus, like my utmost importance and my utmost focus was ऑलवेज ऑन दिस थिंग ओनली, कि सबसे पहले मैं अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लूँ, जितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको पहले मैं गेन कर लूँ, उसको पहले अचीव कर लूँ। देन आई विल मूव ऑन टू द थिंग्स जिनको मेरे को मेमोराइज करना है, देन आई विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स जिन्हें मुझे मेमोराइज करना है। लाइक द फर्स्ट फोकस ऑफ योर शुड बी ऑल्सो ऑन दिस ओनली, कि आप नोट्स बना रहे हो दैट इज गुड, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो दैट इज गुड, बट इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, लाइक जो कोर कंसेप्ट क्लैरिटी होती है दैट शुड बी योर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्योंकि 2 साल में इतना सिलेबस है एंड दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो सारा सिलेबस रट कर चला जाए। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट थिंग दैट शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कंसेप्चुअली पढ़ो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसको आप सबसे पहले उसी को अचीव करो। देन यू गो ऑन टू द थिंग कि मेरे को ये चीज़ें अब याद करनी है, ये नाम याद करने हैं, या फिर मेरे को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एवरीथिंग इज सेकेंडरी,
the utmost importance should be on the conceptual clarity, because if your concepts will be clear, like more than half of the things will be very much easier for you. उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको मजा भी आएगा, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इजी भी हो जाएगा आपसे जब PYQs होने लगेंगे, बिकॉज योर कंसेप्ट्स आर क्लियर। देन आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा। सो इट विल ऑल बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू। इट विल ऑल बी वेरी मच फेवरेबल कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो सो मेनी थिंग्स विल बी सो मच ईजियर फॉर यू, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, एंड ऑलमोस्ट वन बाय वन एवरीथिंग विल बिकम वेरी मच फेवरेबल फॉर यू। So that should be your first priority right now, that you should have a very strong conceptual clarity. So with this, let's move to my third strong point, that was कि मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान पर भी, अतिरिक्त ज्ञान पर भी, इफ़ यू नो, मैं थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान पर भी फोकस करता था। लाइक जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में शायद नहीं मेंशन्ड, या एनसीईआरटी में उस वे में नहीं मेंशन्ड, या एनसीईआरटी में उतनी डिटेल में नहीं मेंशन्ड, बट जो हमें लेक्चर्स में, हमें नोट्स में जो चीज़ें लिखवाई जाती थी, जो हमें लेक्चर्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बताई जाती थी, मैं उस पर भी अच्छा खासा फोकस रखता था। वाई, क्या वो एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा जो एनसीईआरटी के बाहर है, बट हाउ इट विल हेल्प यू, लेट मी टेल यू। अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लर्न करोगे ना, अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पर फोकस करोगे, जितना आपको लेक्चर में बताया जा रहा है सिर्फ उतना, अगर आप उस पर फोकस करोगे, तो जो आपके सिलेबस में है दैट वुड बिकम मच ईजियर फॉर यू to understand that, to have conceptual clarity on the thing that is there in your syllabus would be much easier for you if you will have a little bit of focus on the thing that is not in your syllabus. जितना भी अतिरिक्त ज्ञान आपको क्लास में बताया जाता है जोलॉजी में या फिर बॉटनी में, जो थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का होता है, उसको अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा, तो आप जो आपके सिलेबस में है उसको लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियली मेंशन्ड हैं। तो अगर आप सीधा अगर एनसीईआरटी बेस जाओगे, सीधा एनसीईआरटी को रीड करोगे, सो देयर आर ग्रेट चांसेस कि आपको बहुत सारी चीज़ों को शायद रटना पड़ जाए, राइट। सो बेसिकली दैट इज़ हाउ जो एक्स्ट्रा ज्ञान है दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। आप सिर्फ उतने एक्स्ट्रा ज्ञान पे फोकस करो जितना आपको लेक्चर्स में बताया जा रहा है, एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू, बिलीव मी। सो नाउ लेट्स कम टू द बुक्स जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। लाइक इट विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प टू यू if you will understand all these things very clearly, if you will understand all these points very clearly, and you will start applying these all things in your preparation, it is going to give you a lot of help, believe me. So the very first thing that comes over here, the first and the foremost advice regarding the books that everyone gives you, to read these books, to have a very good reading of the NCERT of yours. As I have stated this multiple time in this video only, कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, कैसे, क्योंकि डायग्राम्स जो आएंगे वो एनसीईआरटी की आएंगी एज इट इज़, जो स्टेटमेंट्स आएंगी वो एज इट इज़ एनसीईआरटी की आएंगी, तो it's much better you focus on this NCERT. Now let me give you a very golden advice, like कि आप NCERT को कैसे पढ़ सकते हो। let me tell you, let me give you a golden advice on this thing कि आप NCERT और notes दोनों को एक साथ कैरी कर सकते हो in a very good manner. सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर करना है, लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, लेक्चर के नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, देन आपको नोट्स रिवाइज करना है। जब ये 2-3 बार हो जाएगा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द स्टिकी नोट्स और उसको आपको एनसीईआरटी में पेस्ट कर लेना है एट द वेरी सेम प्लेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, उसकी एनसीईआरटी आपने खोली और उधर स्टिकी नोट्स को पेस्ट कर लिया, और अपने नोट्स से कुछ पॉइंट्स को सप्लीमेंट करना है इनटू द एनसीईआरटी विद द हेल्प ऑफ स्टिकी नोट्स, सो दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी रीडिंग द एनसीईआरटी यू विल बी एबल टू कवर द एनसीईआरटी एज वेल एज द नोट्स एट द वेरी सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्टिकी नोट्स दैट यू हैव अप्लाइड देयर ऑन द एनसीईआरटी। सो विद दिस यू विल मेक श्योर कि आप सब कुछ कवर भी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी को भी मल्टीपल टाइम्स कवर कर रहे हो, आप नोट्स को भी मल्टीपल टाइम्स कवर कर रहे हो, एंड इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। सो इट विल बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू वेयर यू विल बी कवरिंग बोथ इन मच लेसर टाइम। So with this, let's come to the next book, that is basically this only, the PYQ book. To have a hard copy PYQ book is a must. Like you are in class 11th or you are in class 12th, you should have a PYQ book, so that
जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द PYQs एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। और जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड एट द सेम टाइम यू विल बी प्रैक्टिसिंग द PYQs, तो आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न पे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन वंस इफ यू वांट to purchase this book either from the Oswald book site or from the Amazon. Like there is one link as well, you can check it out for sure. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मॉड्यूल्स। लाइक मेरे पास ये अर्जुना के भी मॉड्यूल्स थे और मेरे पास लक्ष्य के भी मॉड्यूल्स थे। सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मॉड्यूल्स लेने चाहिए, मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए, कब करने चाहिए। सो लेट मी गिव यू अ सीक्वेंस जिसमें आपको मूव करना है, लाइक द प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंस। So the utmost priority should be on the lectures and lecture के notes that you are getting. They are of the utmost priority and utmost importance. The next thing is NCERT reading. उसके बाद में आते हैं PYQs, फिर आते हैं mock tests, then comes the modules. So if you think कि आप ये सब manage कर पा रहे हो, then for sure go for the modules, purchase them. Like you are from Arjuna, you are from Lakshya, you may take these modules. These are very good. So that was all for this video. I hope you learned something new and you will take some good values from this video. Make sure to subscribe the channel because in a very similar manner chemistry और physics के लिए भी videos जल्दी आ जाएंगे. So for now, goodbye.